हेलो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे नंदिनी अग्रवाल के साथ। वैसे तो नंदिनी को कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, स्टिल मैं आपको बताया था नंदिनी के बारे में। नंदिनी की ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट आई थी, यंगेस्ट सीए थी, वो 19 साल की एज में बन गई थी। और बाकी अभी जो काम कर रही है वो एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट की तरह काम कर रही है। आर्टिकलशिप उसकी पीडब्ल्यूसी में थी। पीडब्ल्यूसी में एक्चुअली वो मेरे साथ ही थी, लेकिन कभी सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाया मेरे को नंदिनी के साथ काम करने का। शी वॉज माई जूनियर, शी वॉज वी वर इन द सेम टीम, लेकिन कभी भी हम एक साथ काम नहीं कर पाए। ठीक है, मेरा दुर्भाग्य रहा। लेकिन आज हम नंदन के साथ बात करेंगे और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा हमें इस वीडियो के अंदर। जानेंगे कि मैनेजमेंट कंसल्टेंट क्या होते हैं, क्या काम क्या होता है, किस तरह एक एग्जांपल के थ्रू भी समझेंगे उसके अंदर। और काफ़ी जो चीज़ें हैं, जो न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसके लिए नंदिनी का जो मैसेज है वो सारी चीज़ें भी इस वीडियो के अंदर रहेगी। तो होपफुली आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगी, पूरी वीडियो में बने रहेगा, काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए चलते हैं इंटरव्यू की तरफ। हाय नंदिनी, कैसे हो? हाय तुषार, आई एम फाइन। आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ यार। आपने पीडब्ल्यूसी में मेरे साथ काम करा था, मेरे को सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाया उस समय पे आपके साथ काम करने का। बट सो टुडे वी आर कनेक्टिंग और होपफुली आज काफी कुछ सीखने को मिलेगा आपसे। तो नंदिनी, थोड़ा सा मतलब जैसे आपको हमारे सारे व्यूअर्स जानते ही होंगे, बट स्टिल आप अपने बारे में एक थोड़ा सा बेसिक बैकग्राउंड कि थोड़ा सा आप बता सको कि आपकी किस तरीके का आपका बैकग्राउंड रहा है, कहाँ कहाँ पे आपने काम करा है, अभी क्या कर रहे हो, थोड़ा सा उसके बारे So I belong to Murena, Madhya Pradesh. So it's a place near Kwalia. I have done my entire schooling from Murena only. Then I did my architecture from PwC, in which you also did your architecture and have a post qualification experience. Currently, I'm working in DCC as an associate management consultant. Apart from work, I am a public speaker and also I am a content writer on LinkedIn. में। तो जब हम पीडब्ल्यूसी में काम भी करते थे तो काफी तारीफ सुनने को मिलती थी नंदिनी की। बट उस समय पे तो हम काम नहीं कर पाए थे, और वो हमें उसका जो रिजल्ट है वो दिख भी रहा है, ऑल इंडिया रैंक 1 नंदिनी ने सिक्योर्ड करा है। तो जो नंदिनी, जैसे आपने बोला कि मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में अभी आप काम कर रहे हो, तो ये यार होता क्या है? पहले तो मतलब मैनेजमेंट कंसल्टेंसी का मतलब क्या है? मेरे तो ऊपर से चला जाता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताओ यार, होता क्या है इसके अंदर, है क्या ये मैनेजमेंट कंसल्टेंसी? So, under management consulting, to organize to the senior management होता है, we provide advice to them that how can they improve the business strategy, how can they improve the business performance, and if they want to enter into new market, how can they do that? So it's basically you are being consulted by the senior management of our organization. ओके, तो मतलब यहाँ पर यू आर नॉट डीलिंग विद द मैनेजर्स, फाइनेंस मैनेजर एंड ऑल, यू आर नॉट डीलिंग विद द मैनेजर्स, यू आर डीलिंग विद द टॉप लेवल मैनेजमेंट। मतलब बड़े लोगों के Right, साथ काम डील हो रहा है अपना, है ना? right. तो सो वी कैन से लाइक जो ये कंसल्टेंसी जो फर्म्स हैं, मतलब जो ये जो भी कंसल्टेंसी फर्म है, इसका जो मेजरली जो ये डील होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट के साथ होता है, और जो बिग फोर जो होती है उनका जो जनरली जो डीलिंग होती है वो एक मिडिल लेवल मैनेजमेंट के साथ होता है। वी कैन से दैट। So actually, I can't comment on that अभी because Deloitte, PwC, EY and KPMG उनका भी consulting arms है. And I think जब वो implementation करते हैं, so it's like जो big threes हैं, they are mainly known for strategy, and जो big fours में काम होता है उसमें भी strategy होता है, but more or less it's on the implementation side. So implementation में you usually interact with the middle level management. बट अगर कोई बिग फोर के पास स्ट्रैटेजी का प्रोजेक्ट है तो वो भी सीनियर लेवल मैनेजमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं. मतलब अगर जैसे मैं मतलब आप कह रहे हो कि जो उनकी अदर जो आर्म्स है, जो कंसल्टेंसी आर्म है, वो स्टिल वो भी है बिजनेस के अंदर। तो बट वो जो कंसल्टेंसी आर्म है वो इज इट सेम लाइक वर्किंग लाइक जो ये कंसल्ट जो टॉप 3 जो कंसल्टेंसी फर्म्स हैं? I would say like it depends on client to client. So usually जो आप मेरा 500 40 clients देखोगे तो मोस्टली बिग थ्री के पास है. बट if you will talk about clients after 500 fortunes तो वो बिग फोर के पास भी है जिसमें वो स्ट्रैटेजी कंसल्टेंसी भी दे रहे हैं. आई थिंक वर्किंग स्टाइल में थोड़ा बहुत डिफरेंस डेफिनेटली होगा, दोनों का कल्चर डिफरेंट है. I haven't actually gone in depth for this कि क्या difference है Big Four and Big Three के सेंस में. Maybe I'll speak to a person who is working in Deloitte consultancy तो मैं आपको ज्यादा डिटेल में बता पाऊंगी. नहीं नहीं, नो इशू। मतलब आज जो हमारा मुद्दा है वो तो वही है कि कंसल्टेंसी के बारे में जानना, आपकी मैनेजमेंट कंसल्टेंसी किस तरीके से प्रोफाइल है। अच्छा,
अब इसमें जैसे आपने बोला कि आप टॉप लेवल मैनेजमेंट बिजनेस के साथ आप काम करते हो, तो एक कुछ हाइपोथेटिकली एक एग्जांपल लेते हैं कोई भी एक कंपनी का, कि किस तरीके से उसमें किस तरीके से वर्किंग होती है। लेट्स से मैं हूँ रिलायंस, ठीक है, मैं हूँ मुकेश अंबानी। मैं नंदिनी जी के पास आता हूँ और मैं बोलता हूँ कि नंदिनी जी मेरे को अपने बिजनेस का टर्नओवर बढ़ाना है, तो व्हाट यू विल डू, या आपको कोई और कंपनी लेनी है जिसको जो भी आपके लिए प्रेफरेबल हो। Let's take it Reliance as you said. So let's say let's say if I am the MVP in BCG. So usually जो client का top personnel होगा, CEO और CEO -1 level का, they will directly interact with the managing director and the partners of BCG, or being whatever victory we want to quote here. So there would be a deal problem discuss होगा कि let's say अगर Reliance बोलता है मुझे अपना टर्नओवर बढ़ाना है. So as a consultancy firm, we will ask them, okay, is it that कि revenue आपका पहले से कम जा रहा था, reason क्या है, क्यों बढ़ाना है, किस साइड की स्ट्रैटेजी से बढ़ाना चाहते हो। तो जैसे स्ट्रैटेजी दो टाइप की होती है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक स्ट्रैटेजी में आप एक एग्जिस्टिंग फर्म को एक्वायर करते हो, मतलब मर्जर्स, एक्विजिशन, वो सब होता है। और ऑर्गेनिक स्ट्रैटेजी इज लाइक कि आप कोई नया प्रोडक्ट निकाल रहे हो, आप नई ज्योग्राफी में एंटर कर रहे हो। तो ऑर्गेनिक में यू ग्रो बाय योरसेल्फ, आप अपनी कैपेबिलिटीज के दम पे ग्रो करते हो, बट इनऑर्गेनिक में आप एग्जिस्टिंग फर्म का सहारा लेके ग्रो करते हो। वन थिंग इज दैट पूरा प्रॉब्लम डिस्कस होगा, उसके बाद लाइक बिग थ्री एक प्रपोजल, एक बिडिंग प्रोसेस होती है, उसमें बिग फोर, बिग थ्री सारे अपने प्रपोजल्स डालते हैं कि हम ये स्कोप ये काम करके देंगे एंड दिस वुड बी द प्राइस। एंड उसके बेसिस पे जिसका भी प्रपोजल का सबसे अच्छा होता है इन टर्म्स ऑफ क्रेडेंशियल्स, इन टर्म्स ऑफ डिलीवरेबल्स एंड आल्सो कंसीडरिंग द प्राइस, वो प्रपोजल सेल हो जाता है। सो लेट्स से रिलायंस सेल्स रिलायंस गिव इट्स कॉन्ट्रैक्ट टू वन ऑफ द बिग थ्री। तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, देन MDPs के बाद देयर वुड बी प्रोजेक्ट लीडर व्हिच इज लाइक अ मैनेजर ऑफ द होल असाइनमेंट। तो फिर वो मैनेजर और MDPs और रिलायंस के जो और भी CEO -1 है, हम पूरा प्लान डिसाइड करेंगे कि 1 मंथ में क्या करने वाले हैं, 2 मंथ्स में क्या करने वाले हैं। काइंड ऑफ एक जैसे बिग फोर में भी किक ऑफ मीटिंग करके होता था, तो काइंड ऑफ एक ऐसा मीटिंग होगा जिसमें सब कुछ डिसाइड होगा, व्हाट वुड बी योर वर्किंग स्टाइल, व्हाट वुड बी योर डिलीवरेबल्स, एंड देन केस वुड स्टार्ट। जब केस स्टार्ट होगा तो उसमें पूरी टीम होती है, देयर माइट बी one consultant, one senior associate, one associate, so like 3 people of different levels, एंड अकॉर्डिंगली उनको उनके टास्क असाइन कर दिए जाएंगे। सो लेट्स से रिलायंस ने बोला कि टर्नओवर बढ़ाना है, सो रिलायंस का एक पेट्रोल डिवीजन है और एक उनका जियो कंपनी है, एक उनका रिटेल कंपनी है। तो लेट्स से वो जो 3 लोग हैं केस में, उन 3 लोगों को अलग अलग हमने टास्क दे दिए कि आप रिटेल पे काम करोगे, आप पेट्रोल वाली कंपनी पे काम करोगे और आप जियो वाले पे काम करोगे। तो जो भी टास्क होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं बिटवीन द टीम, और जो मैनेजर होता है वो गाइड करता है कि क्या क्या चीजों पे रिसर्च करनी चाहिए, किस किस से बात करनी चाहिए, हमें आगे कैसे प्रोसीड करना चाहिए। और बीच बीच में हमारी क्लाइंट मीटिंग्स होती है अलाइन करने के लिए कि एज अ कंसल्टेंट हम क्या सोच रहे हैं और एज अ क्लाइंट वो क्या सोचते हैं। बट दोनों से अलाइनमेंट करने के बाद वी रीच टू अ सॉल्यूशन कि आपको ऐसा करना चाहिए, एंड दैट्स हाउ द केस गोज ऑन। तो लेट्स से हमने कोई स्ट्रैटेजी बताया कि आपको ये करना चाहिए अपना टर्नओवर बढ़ाने के लिए। उसके बाद हो सकता है कि रिलायंस बोले अच्छा स्ट्रेटेजी आपने बनाया तो इम्प्लीमेंट भी आप ही कर दो, और वाइस वर्सा कोई भी बिग थ्री जाके बोले कि सिंस वी हैव मेड द स्ट्रेटेजी वी कैन आल्सो इम्प्लीमेंट इट। तो उसका फिर अलग से एक और प्रपोजल काइंड ऑफ बिडिंग प्रोसेस होगा, उसमें बिग फोर्स भी पार्टिसिपेट करेंगे, एंड अगेन लाइक कभी डिलीवरेबल सबसे अच्छा होगा, इसका प्राइस बहुत रीजनेबल होगा, उसको इम्प्लीमेंटेशन का प्रपोजल सेल हो जाएगा। एंड लेट्स से अगर इम्प्लीमेंटेशन का प्रपोजल किसी एक बिग थ्री को मिल गया, तो यूजुअली जो MDPs होंगे, पार्टनर्स होंगे और जो प्रोजेक्ट लीडर होंगे वो ट्राई करेंगे कि टीम सेम रहे, बिकॉज एग्जिस्टिंग टीम को बहुत अच्छा नॉलेज होगा क्योंकि उन्होंने अपना स्ट्रैटेजी बनाया है। तो फिर वो इम्प्लीमेंटेशन पे काम करेंगे। अब इम्प्लीमेंटेशन में क्या होगा, जैसे मैंने जियो में कोई स्ट्रैटेजी बनाई कि आपको ये वाला ऑफर देना चाहिए या फिर आपको ये नई ऑफरिंग ऐड करनी चाहिए, तो अब मैं उसको एकदम डीप डाउन जाके इस हद तक देखूंगी कि मुझे कौन से कस्टमर सेगमेंट के लिए क्या ऑफरिंग देनी है, कब कब देनी है। Kind of big three would also help them in piloting. जो मैं एक पायलट भी लॉन्च करके दूंगी कि अगर आप ये ऑफर करते हो तो ये रिस्पॉन्स आएगा कस्टमर से, अगर आप ये ऑफर करते हो तो ये रिस्पॉन्स आएगा कस्टमर से।
तो ये कह सकते हो आप कि 2-3 महीने मैं उनको पूरा स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करूंगी, एंड आफ्टर दैट आई विल टेल द रिलायंस पीपल कि आगे जाके लाइक 1-2 साल में वो पूरा स्ट्रैटेजी कैसे कैसे इम्प्लीमेंट करना है। सो वी विल हेल्प देम इन द इनिशियल फेज, एंड फिर हम उनको हैंड ओवर दे देंगे, एंड वो पूरा जो हमारा स्ट्रैटेजी जो भी हमें सजेस्ट किया है वो खुद इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हाइपोथेटिकली दैट्स हाउ अ केस गोस। ओके, so Nandini, so you have joined as a consultant, right? So what's your role इस पूरे प्रोसेस के अंदर, पूरे जो जो स्ट्रेटेजी है इसमें, क्या आपका क्या रोल है? So, जैसे मैंने आपको बताया कि रिलायंस के सपोज करो उनके 3 डिविजन है जैसे, एंड एक को रिटेल मिल गया, एक को जियो मिल गया और एक को ऑयल मिल गया। सो लेट्स से अगर मुझे जियो मिला, तो जियो से रिलेटेड जो पूरा स्ट्रैटेजी वाला काम है वो मैं देखूंगी। अब मैं उसमें क्या कर सकती हूँ, मे बी मैं देख सकती हूँ कि ग्लोबली लोग क्या कर रहे हैं या फिर और कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं। मतलब मेरा पूरा ओवरऑल काम होगा कि कैसे स्ट्रैटेजी बनाई जाए रिलायंस को रेवेन्यू ग्रो करने के लिए इन द टेलीकॉम सेक्टर। उसके लिए मुझे जो भी रिसर्च करनी होगी, जितने लोगों से बात करनी होगी, एस्टिमेट करना होगा कि अगर मैंने ये स्ट्रैटेजी ली तो इतना रेवेन्यू आएगा, ये स्ट्रैटेजी ली तो इतना रेवेन्यू आएगा। और स्ट्रैटेजी को इस लेवल तक डिफाइन करना कि कस्टमर सेगमेंट, कौन से कस्टमर सेगमेंट के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी काम करेगी। सो टेक एन एग्जांपल, टेलीकॉम में भी आई कैन डिवाइड कि ये पोस्टपेड कस्टमर हो सकते हैं, एक प्रीपेड कस्टमर होते हैं। तो उसको भी सेगमेंट करके अलग अलग स्ट्रैटेजी बनाना कि पोस्टपेड के लिए ये वाला ऑफर चलेगा, प्रीपेड से रेवेन्यू बढ़ाना है तो ये करना पड़ेगा। तो उसको सेगमेंट करना, फिर फर्दर उसको स्ट्रक्चर करना। सो लाइक कंसल्टिंग में वी यूज द टर्म म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कंप्लीटली एग्जॉस्टिव। मतलब आप जो भी स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हो वो म्यूचुअली मतलब म्यूचुअली एग्जॉस्टिव एक्सक्लूसिव होना चाहिए, उसके बाहर कुछ भी नहीं होना चाहिए। सो हमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स क्रिएट करने होते हैं कि रेवेन्यू बढ़ाने के यही तरीके हैं, इससे बाहर कोई तरीका नहीं। फिर हम इंटरनल अलाइनमेंट्स करके मैं अपने प्रोजेक्ट मैनेजर से अलाइन करूंगी कि दीज आर द ऑल्टरनेटिव मेरे हिसाब से, एंड लेट्स अलाइन विद द पार्टनर्स एज वेल। फिर जो भी 2-3-4 प्रायोरिटाइज ऑल्टरनेटिव आएंगे वो हम क्लाइंट के पास लेके जाएंगे, उनको बताएंगे कि दैट्स व्हाट वी थिंक, एंड क्लाइंट ने अगर बोला कि ये दो मुझे करने हैं तो दैट वुड बी द फाइनल डिलीवरेबल। सजेशन वी गिविंग एज अ कंसल्टेंट। एंड उसके बाद फिर इम्प्लीमेंटेशन वाला फेज आ जाएगा। ओके, सो इम्प्लीमेंटेशन में उसमें भी क्या आपका रोल रहता है? इम्प्लीमेंटेशन में आई वुड से कि अगर जैसे मैंने 2 स्ट्रैटेजी बता दी थी क्लाइंट को, अब मैं उस स्ट्रैटेजी में और डीप में जाऊंगी। लेट्स से मैंने पोस्टपेड के लिए स्ट्रैटेजी बताया कि आपका जो प्रोसेस है पोस्टपेड सिम इशू करने का, वो बहुत इनकन्वीनियंट है। तो आपको उसको कन्वीनियंट करना है। मैंने स्ट्रैटेजी में सिर्फ इतना बोल दिया, मैं इम्प्लीमेंटेशन में ये बताऊंगी कि वो कन्वीनियंट कैसे होगा। मे बी मैं उनको बोलूँ कि आप अपना ऐप को ट्रांसफॉर्मेशन करो कि सिंगल या फिर फ्यू क्लिक्स पे पोस्टपेड सिम इशू हो जाए, घर आ जाए। सेकेंड में बोल सकती हूँ कि आप अपना कॉल सेंटर सर्विसेज को इतना प्रोएक्टिव करो कि अगर एज अ कस्टमर मैंने एक बार कॉल किया कि मुझे पोस्टपेड सिम चाहिए, तो उनके यहाँ से कोई एजेंट मेरे घर आ जाए पूरी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने। सो जो भी चीज मैं हाई स्ट्रैटेजी वाले फेज में बोलूंगी, मैं इम्प्लीमेंटेशन में उसको ट्रांसलेट करूंगी कि वो होगा कैसे। ओके, मतलब डीप में जाओगे आप उसके अंदर, आप ही कह रहे हो? ओके, जैसे यहाँ पर, जैसे आपने बोला कि मेरे को पोस्टपेड के अंदर मेरे को कस्टमर एक्वायर करने हैं, तो कैसे करने हैं वो आप इम्प्लीमेंटेशन में बताओगे? राइट। मतलब जैसे आप उसके अंदर आप बोलोगे कि यार हमें डिलीवरी देनी पड़ेगी, ऑनलाइन डिलीवरी, मतलब जाके खुद घर पे डिलीवर कर दिया। ओके, ठीक है, ग्रेट। अच्छा, जैसे अब आप एज अ कंसल्टेंट आपने ज्वाइन करा, तो सेम जैसे जो आईआईएम्स के जो पास आउट होते हैं वो भी आपकी पोजीशन पे ही ज्वाइन करते हैं, या फिर कुछ आपसे सीनियर लेवल पे रहते हैं वो? सो अगर आप इसे 3-4 साल का देखोगे तो 1 साल के प्रमोशन का गैप रहता है। सो लेट्स से अगर मैं देयर इज डिफरेंट हायरार्की, पर अगर हम नॉर्मली लेके चले, इफ आई एम एसोसिएट 1, देन उसके बाद यू विल बिकम एसोसिएट 2, एंड देन आप सीनियर एसोसिएट बनते हो। फॉर IIM people they join as senior associate directly. ओके, So there is a gap of 1 year between a non-IIM and a IIM course. जैसे बिग फोर्स में होता है कि वहाँ के आर्टिकल्स होते हैं तो आपको सीधा सीनियर एसोसिएट मिल जाता है, Exactly. तो यहाँ Yeah. पर भी सेम ऐसी, मतलब उनको आईआईएम वालों को एक थोड़ा सा 1 साल का एक प्रेफरेंस दी जाती है कि Right. ओके। ओके, तो जो एक सीनियर कंसल्टेंट के अंदर और जो कंसल्टेंट होता है, काम ऑलमोस्ट सेम ही रहता होगा, या फिर कुछ उसमें भी कुछ चीजें वेरी करती हैं?
काम एक्चुअली सेम रहता है, जस्ट दैट कि अगर आप सीनियर एसोसिएट सीनियर कंसल्टेंट होते हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ी ज्यादा हो जाती है, आपको पूरी टीम को गाइड करना होता है। और जैसे 3-4 मॉड्यूल्स और 3-4 टास्क है, जैसे मैंने रिलायंस का एग्जांपल लिया, उनका ऑयल है, उनका जियो वाला है, दे हैव रिटेल। सो लेट्स से उनका रिटेल बिजनेस सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल। तो सबसे कॉम्प्लेक्स वाला जो टास्क होगा वो सीनियर कंसल्टेंट को मिलेगा, और जो थोड़ा इजी टास्क होगा या फिर एसोसिएट को देंगे। तो जैसे जैसे सीनियर होते हो उसी लेवल ऑफ डिफिकल्टी का टास्क आपको मिलता है। ओके, तो एक एसोसिएट से सीनियर एसोसिएट बनने में जनरली 1 साल का टाइम लगता है या फिर ज्यादा टाइम भी लग सकता है, डिपेंडिंग अपॉन स्किल्स? नॉर्मली तो या मतलब परफॉर्मेंस तो डेफिनेटली डिपेंड करता ही है। सो इट इज लाइक एसोसिएट 1, एसोसिएट 2 एंड देन यू बिकम सीनियर एसोसिएट। तो पीडब्ल्यूएस में भी आई थिंक ऐसा ही था। ओके, अच्छा, मेरे को अगर मैं गोल देख रहा हूँ यार, मेरे को मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के अंदर पार्टनर बनना है टॉप 3 के अंदर, मैं बीसीजी का या फिर बेन का किसी का पार्टनर बनना चाहता हूँ, तो कितना टाइम लगता है और क्या एक प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब कि मैं पार्टनर बन ही जाऊंगा? So definitely depends upon your performance. So in victories it is like up or out. So या तो आपका promotion होता है और you are asked to leave the organization. They don't keep you in the same position for like 1 or 2 years. Second thing is the tenure of becoming the partner varies from one big three to another. So एक big three में it might take 8 years, दूसरे में it might take 6 to 7 years, और it might take 9 years. So basically 7 to 8 years आप एक average time ले सकते हो to become managing director and partner in business. ओके, तो ग्रेट नंदिनी। अच्छा नंदिनी, जस्ट एक मतलब एक डाउट था यार, देखो आप यू आर AIR 1 है ना, CA फाइनलिस्ट, सो और ऑब्वियसली यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, योर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स इज आल्सो गुड, तो व्हाई यू हैव चूजन मैनेजमेंट कंसल्टेंसी? कहीं पे भी जा सकती थी यार, है ना, कुछ और प्रोफाइल ले सकती थी, PwC में भी कंटिन्यू करा जा सकता था, व्हाई यू हैव चूजन मैनेजमेंट कंसल्टेंसी? So I would say there are like 3 reasons. One was the kind of work it involves. Like I just gave you an example of Reliance. So you would also be, able to analyze कि कितना business related, कितना practical काम है. You are understanding the industry, you are understanding the business, you are helping someone to grow their business. Second was the client interaction and the team interaction. So in consulting, team keeps changing, client keeps changing, you meet new people, you interact with new people, and this really gives you a great platform to improve your communication skills and the overall personality. So that was my one of the reason why I wanted to go for consulting. And third was definitely the communication and presentation. So if I talk about industry, so it is like there would be a certain job defined for you. There will be defined roles and responsibilities that you would be doing on a day-to-day basis. But in consulting, your roles, responsibilities keeps on changing from client to client, which means require different reactions from your side. Sometimes you are required to follow up with the client. Sometimes you are required to present to client, and this overall improves your communication skills at a rapid pace. And so, yeah, broadly, these were the 3 reasons I wanted to go for consulting. Besides that, when I was making a choice between industry, consulting, PE, IB. So PE and IB, I personally didn't have any interest at that time. So I even didn't give any interview. For industry, as I mentioned, it's like you are doing a job, which is a certain defined job, interacting with the same manager. Or maybe there might be some strings. Your manager might be changing in 3 months or 6 months. But I mean, there's a kind of stability that I felt. I don't want to be in that environment in the initial phase of my career. So I thought consulting would provide me with a new mindset, several opportunities, and also when I don't know which kind of industry would actually resonate with my personality. So after becoming CA, honestly, I didn't know which industry I like. What is it that I want to do? And consulting is giving me that opportunity to explore different markets, different industry, and to actually figure out what I don't want to do and I want to do. So yeah, these are the reasons I choose IIM. So नंदनी, मतलब जस्ट जो फ्रेशली चार्टर्ड अकाउंटेंट है, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है,
डू यू थिंक कि अगर उनको कंसल्टेंसी के अंदर जाना है सो दे नीड टू डू एमबीए फर्स्ट देन दे हैव टू गो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, या फिर सीए करके भी जाया करा जा सकता है? व्हाट डू यू थिंक? It depends. If they are targeting big three, then I would say having a rank with strong extracurricular and industrial training maybe would help them to get their CV shortlisted in the big three interview process. If they're targeting big four, then of course, if you are a ranker, then you will get advantage and you can make it to big four consulting. Or if you are an existing article of a big four, then there are good chances that you would be able to make a switch to big four consulting. And if you're planning to go for any other consulting companies like Pure, then I think MBA is required. If you have very keen interest in consulting, you want to go for it, but you are not able to make it because you are not having a rank, or if you are having a rank, still your CV is not shortlisted, then maybe you can plan for MBA. But there is second option as well. I have met few people who are not MBA and whose CVs were not shortlisted when they applied it for the first time, and then they gained some like 2-3 years का post qualification experience in KPMG consulting or Deloitte consulting, and their CV was shortlisted, and now they are working in BCG, Bain, or Met. So this is also one of the rules that you acquire 1 to 2 years of post qualification experience in some of the strong brands, maybe Big Four, or maybe some of the renowned industry names like maybe HUL, or maybe ABG, Aditya Birla Group, and then you apply to these big three or big four for the consulting background. Then also you would be able to make it. अच्छा, तो मतलब हम वो जो 2 साल का एमबीए का जो कोर्स है उससे बच सकते हैं, और मतलब बच सकते कहने का मतलब ये है कि मतलब कि क्योंकि एक फैमिली के अंदर एक एक्सपेक्टेशन होती है, लड़का सीए बन गया, लड़की सीए बन गया, वो कमा के लाएगा या लाएगी, है ना। देन अगेन डूइंग 2 साल का कोर्स, है ना, और कैट क्रैक करना, तो उसमें 2-3 साल का टाइम लग जाता है। तो अब मतलब अलॉन्ग विथ जो इंडस्ट्री के अंदर काम करते करते आप अप्लाई कर सकते हो, देन उससे भी काम बन जाएगा, राइट? हाँ, राइट। बट आपका एक्सपीरियंस एक अच्छी इंडस्ट्री के अंदर होना चाहिए, जैसे एज यू सेड एबीजी, और या फिर कोई अच्छी इंडस्ट्री जिसके अंदर आप यू आर वर्किंग, तो वहां पे आपको एक कहीं ना कहीं आपको प्रोफाइल। सो लेट्स से आप बहुत ही पूर फाइनेंस, लाइक मे बी अगर आप FP&A में हो या फिर आप किसी स्ट्रैटेजी वाले डिपार्टमेंट में हो, देन इट वुड गिव यू एडवांटेज, बिकॉज FP&A में you are doing financial planning analysis. If it is some sort of financial strategy, or you are reporting directly to CFO, which means you are thinking from strategy perspective, and they want to recruit people who can think of a business strategy and can come up with an implementation plan. So if you have a background which resonates with what these big three or big four want, then there are good chances of your CVs being shortlisted. ओके, तो या तो आप रैंक होल्डर हो और आपके पास एक अच्छा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का एक बैकग्राउंड है, आपने कुछ अच्छा कुछ मतलब फाड़ा हुआ है अपनी लाइफ के अंदर, तो आप डायरेक्टली आप आफ्टर क्वालिफाइंग सीए आप जा सकते हो। बट स्टिल अगर आपका नहीं हो पाता है तो आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ या किसी बिग फोर में चले जाओ जहाँ पर एक अच्छा आपको एक्सपोजर मिल रहा है, एंड देन यू कैन शिफ्ट टू मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फॉर्म, है ना। ऐसा भी हो सकता है, बट ऐसा श्योर शॉट नहीं है, जो भी देख रहे हैं ऐसा श्योर शॉट नहीं है कि आपका हो ही जाएगा, बट स्टिल देयर आर सम चांसेस कि इस तरीके से हो सकता है, राइट? Yes. एंड यू विल बी ज्वाइंड, जब आपके पास 2-3 साल का एक्सपीरियंस होगा, देन यू विल बी ज्वाइंड एज अ कंसल्टेंट और सीनियर कंसल्टेंट। I think it depends. So I know a person who joined one of the big three after 2 or 3 years of post qualification experience in one of the big fours, and she joined as senior associate. But I also know some people, they have also joined as associate. So I think it depends on your experience, your post qualification experience. I think if it is in a strategic position, like I mentioned, financial planning and analysis, or reporting to CFO, then I think it might be possible, or it might be easy to get the offer at a senior associate position. Otherwise, you might be joined as associate. अच्छा नंदनी, जस्ट एक क्वेश्चन था, जैसे आपने साथ में ऑडिट में काम करा है पीडब्ल्यूसी के अंदर, तो पीडब्ल्यूसी का जो ऑडिट या फिर जो ऑडिट प्रोफाइल से जो भी पर्सन आ रहा है या फिर जो आर्टिकलशिप का जो एक्सपीरियंस होता है, हाउ यू थिंक हाउ
that thing matter in when you are working as a management consultant? So I think overall two things help. One is since I have worked in a MNC environment, so the overall culture, the things, the expectations that are there from us. So it's kind of similar to what we have in Big Three. So yeah, I think overall MNC culture, जो एक काइंड ऑफ आई वुड से कॉम्प्लीमेंट्री पर्सनालिटी बन जाती है कि यू वर्कड इन वन एमएनसी एनवायरनमेंट एंड यू कैन आल्सो वर्क इन अनदर एमएनसी एनवायरनमेंट. So that really helps you along with the overall culture in which you have worked. Second thing that helped me was since audit में पूरे financial statements we used to analyze. We know financial statements में कौन सी चीज कहाँ से आ रही है. We know how the notes are being linked. तो जब भी कंसल्टेंसी में कोई भी फाइनेंशियल इवैल्यूएशन करते हैं हम कंपनीज का कि कौन सी कंपनी बेस्ट है, कौन सी कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, एंड देयर इज अ सीए इन द टीम, तो उसी को बोलते थे यार तू सीए है ना, ये पूरा एनालिसिस करके दे दे फाइनेंशियल वाला. तो वहां पे यू गेट मोर इम्पोर्टेंस. लाइक पीपल लिटरली आस्क यू कि ग्रॉस प्रॉफिट और ऑपरेटिंग मार्जिन का फॉर्मूला यही होता है ना, आरओआई और आरओ लाइक रोसी का फॉर्मूला यही होता है ना. तो यू इम्पोर्टेंस लाइक यू नो एवरीथिंग इन फाइनेंस and they will be consultant and your team would be consulting you कि इन चारों में से फाइनेंशियल पोजीशन किसका अच्छा है, अच्छा ये एनुअल, और इन फैक्ट पीपल आस्क यू अच्छा प्राइवेट कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे निकलेंगे, इसका एनालिसिस कैसे होगा. तो जब भी फाइनेंशियल एंगल आता है देन योर ऑडिटिंग योर एंटायर आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस रियली हेल्प्स यू. एंड कभी-कभी ये भी हो सकता है कि व्हेन यू आर कंसल्टिंग अ क्लाइंट उसमें कोई टैक्स एंगल निकल के आ जाए कि अगर आप ये स्ट्रेटजी सजेस्ट करोगे तो इसके टैक्स इंप्लिकेशंस क्या होंगे. तो एज अ सीए to a great extent what would be the tax implication. So उस टाइम पे भी पूरा टीम में आपका इम्पोर्टेंट बढ़ जाता है. Your PL, your project manager asks you, okay, what do you think would be the implication? So yeah, so CA related knowledge काम आती है whenever there is a financial angle, whenever there is a taxation angle. मतलब कहीं ना कहीं हमारा जो सीए वाला जो फैक्ट मतलब जो सीए वाला जो वर्क होता है वो कहीं ना कहीं वहाँ पर काम आता है. कहीं ना कहीं क्या बताओ, जैसा आप बोल रहे हो कि यहाँ पर भी फाइनेंशियल एंगल आ जाता है, तो फाइनेंशियल एंगल तो रहता ही होगा कि आप अगर कोई स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर रहे हो वहाँ पे फाइनेंशियल अगर चीजें अगर नहीं देखोगे तो उसके बिना तो काम ही नहीं हो सकता, राइट. Right. तो मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब बराबर इज्जत दी जाती है सीएस को, है ना. तो तो मतलब आप कह रहे हो कि जो आपका ऑडिट प्रोफाइल का जो एक्सपीरियंस था, जो आपने ऑडिट के अंदर एक्सपीरियंस गेन करा, वो कहीं ना कहीं वो काम आता है वहां पर जब आप व्हेन यू आर वर्किंग एज अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट. ठीक है. सो नंदिनी, व्हाट डू यू थिंक, अगर जो एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, कई जगहों पे कुछ ऐसे ऑफर्स भी मिलते हैं जहाँ पर पैसा तो मिलता है लेकिन प्रोफाइल उतनी अच्छी नहीं होती है, या फिर कुछ ऐसी भी प्रोफाइल्स होती है जहाँ पे पैसा कम होता है बट प्रोफाइल काफी अच्छी होती है. तो व्हाट यू वुड सजेस्ट फ्रॉम योर एक्सपीरियंस कि एज अ फ्रेशर चार्टर्ड अकाउंटेंट विच वन शुड आई सेलेक्ट? तो मेरे को पैसा देखना चाहिए एट इनिशियल डे इन इनिशियल डेज, या फिर मेरे को एक एक्सपीरियंस की तरफ जाना चाहिए? You should definitely look at the profile and the experience you are getting as a freshly qualified chartered accountant. Reason being, after 2 or 3 years of being a CA, then you would be having some responsibilities, and you would also expect from yourself कि इतना minimum income आना चाहिए. But when you're freshly qualified, you don't have such responsibilities, and actually, I mean, you would start earning. So you will start from the low level. But if you start with like very high package and you realize that you don't like the profile anymore and you want to switch, now when you're switching from one profile to another, there are good chances that you might have to suffer a pay cut. Like some level maybe 10%, 15%, 20%. Then that is very painful. Like going from X plus one package to like X package. It's quite painful. So I would just start from a low package with a good profile. And then as you grow in that profile, then your package will automatically increase. राइट राइट. काफी कुछ यार आपसे सीखने को मिला, इसके अंदर काफी कुछ जानने को मिला. होपफुली व्यूअर्स को भी काफी कुछ सीखने को मिला होगा. कुछ फ्यू लाइंस जो आप जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं या जो दे रहे हैं उनके लिए, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, या इवन जो अगर आर्टिकलशिप में अगर कोई है तो वो भी देख रहा है, कुछ आपको लगता है कि कुछ आप अपनी तरफ से कुछ एडिशन आप देना चाहें उनको, कोई एनीथिंग विच यू थिंक कि? So for interview, I would say like कोई भी आप interview दोगे, there would always be a question. Tell me about yourself. What are your strengths? What are your weaknesses? And जिस भी चीज के लिए आप interview दे रहे हो, whether it's IBP or consulting, you would always be asked why you want to do this.
So ये जो कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए you should keep yourself ready every time. कभी कभार बहुत frequent interview calls भी आ सकता है and you have to take the interview. So हमेशा I would say be ready for these type of questions. These are gonna be quite same, so you can always be ready in advance. Second tip, I would say whatever interview you are giving, so like do some reasonable level of preparation for the interview. So let's say you are giving interview for ITC or maybe HUL or any other company like ABG. So then read about the company, read the annual report of the company. Like know how the company has been performing since past few months, past few years, uska last 6 months ka revenues, and what are the problems that company is facing, and what are the good things that company has done for the society or for its employees. These are the like little things that you should read before giving the interview. And for the companies like ABG, HUL, they have several sub brands. So maybe you can remember some of the brand names. So that company feels okay, you really want to be part of that company and you have done your homework. And be updated with some of the economic figures, like what is the GDP rate, what is the inflation rate of India, what has been the current economic happenings in India, how do you think the Indian economy is going to grow in future. So overall, ये जो holistic questions होते हैं, you should always be ready with it because these can be common across the interview. ओके, ठीक है नंदनी, यार काफी कुछ आपसे सीखने को मिला एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम एंड होपफुली हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी काफी चीजें सीखने को मिलेगी और काफी चीजें अपने इस इंटरव्यू के थ्रू वो काफी चीजों के अंदर एक्सेल कर पाएंगे एंड होपफुली उनको एक कंसल्टेंसी के बारे में एक आइडिया लगा होगा, जो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी होता है कि किस तरीके से क्या होता है, क्योंकि मेरे को भी आइडिया नहीं था, सुना हुआ है मैनेजमेंट कंसल्टेंसी बट होता किस तरीके से एंड हाउ यू आर बीइंग ट्रीटेड एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो काफी चीजें सीखने को मिली है एंड थैंक यू सो मच अगेन नंदनी. Thank you so much for having me. I really wish that this video is useful to your viewers, to the entire audience.